अब जबकि ओखला बर्ड सैंक्चुरी का मामला निपट गया है तो वक्त आ गया है कि एक बार फिर हम नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स का जायजा लें। 60,000 मकान इस साल पोजेशन के लिए तैयार हैं। ऐसे में करीब 1 लाख लोग यहां धीरे धीरे रहने की मंशा से आएंगे। तो क्या इन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और हर तरह की सुविधाएं इतने सारे लोगों का बोझ उठाने में सक्षम है? क्या नोएडा इन सभी लोगों को अपने अंदर समा पाएगा? आशिमा शर्मा नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनी हाउसिंग सोसाइटी में रहती हैं। वो 4 साल पहले अपने परिवार के साथ इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आई और अपनी आंखों के सामने उन्होंने नोएडा एक्सप्रेसवे सेक्टर्स को उभरते देखा है। उन्हें लगता है कि जब यहाँ पर सारे मकानों में लोग रहने लगेंगे तो इस इलाके का बुरा हाल हो सकता है। जहाँ नई डेवलपमेंट अभी बन रही है तो जो रोड उनके सामने है, यू कैन सी कि इतना सारे जो लोग बस जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? अगर आप देखें एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, बाहर के देशों में जब कोई डेवलपमेंट होता है सबसे पहले वो रोड और पार्किंग का करते हैं, उसके बाद वो बिल्डिंग बनाते हैं। यहाँ ऑपोजिट हो रहा है। नोएडा एक्सप्रेसवे की अंदरूनी सड़कों पर आते जाते इन्हें कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि कहीं खतरनाक मोड़ है तो कहीं सड़कों में गड्ढे। रात में रोशनी की कमी भी दुर्घटनाओं का सबब बनती है। यहाँ पर परिवहन की कमी होने की वजह से अपनी गाड़ियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ के निवासियों की इसी तरह की परेशानियों को सुलझाने के लिए हम नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन से मिले। उन्होंने ये बात मानी कि जन परिवहन की कमी है और आश्वासन दिया कि ये उनकी प्राथमिकता है। हम ऐसी अच्छी सिटी बस सेवा लॉन्च करना चाहते हैं कि लोगों को अपने सेक्टर के पास से बस सर्विस अवेलेबल हो, उससे फिर मेट्रो पे आ सके और पैदल, उसके बाद पैदल या रिक्शे से या ऑटो से अपने सेक्टर तक पहुंच सके। तो उस नेटवर्क पे हम काम कर रहे हैं। 200 बस शेल्टर भी अथॉरिटी बनाने जा रही है। नोएडा वासियों को दिन में खराब ट्रैफिक सिग्नलों और रात में चोरी चकारी जैसे अपराध की भी शिकायत है। नोएडा प्राधिकरण सुरक्षित माहौल देने के लिए क्या कोई कदम उठा रही है? सिक्योरिटी सर्विलांस, जो डिजिटल सिक्योरिटी सर्विलांस का सिस्टम हमारा 1 साल से प्रोजेक्ट टेंडर स्टेज पे था, हम उसको टेंडर करने जा रहे हैं। वो जब मेरा ख्याल है जब सीसीटीवी कैमरे सभी चौराहों पे लग जाएंगे, एसएसपी से हमने रिक्वेस्ट की है कि जो निर्जन इलाके हैं जहाँ पे अभी आवाजाही ज्यादा नहीं है गाड़ियों की, वहाँ पे थोड़ा पीसीआर वैन्स का मूवमेंट बढ़ा दें। वादे के बावजूद नोएडा के सभी घरों में अभी तक गंगा का पानी नहीं पहुंचा है। प्राधिकरण का कहना है कि 2 महीने में वो पाइपलाइन तैयार कर लेंगे। जिन सेक्टरों में कम लोग बसे हैं, वहाँ की सड़कों की ऊपरी परत फिर से बनेगी। ये आश्वासन भी दिया गया कि सड़कों पर बत्तियां लगाने का काम जारी है और साल भर के भीतर हर घर से कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी और कचरे को वैज्ञानिक तौर से ठिकाने लगाया जाएगा। वादे अपनी जगह हैं, लेकिन लोगों को काम दिखना चाहिए और वो भी अच्छी क्वालिटी का। प्राधिकरण के अध्यक्ष की बात अमल में आए तो नोएडा वालों के अच्छे दिन दूर नहीं। ये बीच बीच में कभी कभी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन ये विकास यात्रा अनवरत जारी रहेगी। चाहे लोग कितने भी कोशिश करें हमारी स्पीड को रोकने की, लेकिन हमारी स्पीड कम होने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन एजे जोसेफ के साथ वसुधा शर्मा, एनडीटीवी। नोएडा और वहां पर रहने की स्थिति और वहां के प्रॉपर्टी बाजार, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलोक तिवारी, जो कि डायरेक्टर हैं जेएम हाउसिंग के, और विवेक नेब हैं, जिनका लोटस पनाश में एक खुद का मकान है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तिवारी साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जब से लोग कह रहे हैं कि ये जो मामला निपट गया है सैंक्चुरी का, इसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाएंगे और यही उम्मीद है कि मकान लोगों को पोजेशन पे मिलने लगेंगे। आप क्या मानते हैं, क्या इतना वक्त अथॉरिटी के पास रहा है? इस वक्त जो मकान बनेंगे, नए आएंगे, उन इलाकों में सुविधाएं अच्छी हैं, सड़कें हैं, सब कुछ है? देखिए, मेरा मानना है कि नोएडा शुरू से ही एक डेवलप्ड प्लान डेवलपमेंट के कैटेगरी में आता है और इस एरिया का सबसे बड़ा फायदा भी यही था और इसी तरह लोग डेवलप किया था बिल्डर्स ने। लेकिन इतने टाइम तक क्योंकि एनजीटी के कारण से जो रुका रहा
यहाँ का इन्वेंट्रीज और लोग नहीं आ पाए, तो एक साथ इतने लोग आएंगे तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पर एकदम से फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे आने से क्या रहता है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता रहता है और डेवलप होता रहता है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर अगर मैं सिविल एमिनिटीज की बात करूं तो सीवर लाइन और पानी की जो सप्लाई है उसके लिए मुझे अभी थोड़ा डाउट है कि पूरी तरह से वो तैयार हैं, लेकिन चूंकि एसटीपी इनबिल्ट हमें करना होता है अपनी सोसाइटीज के अंदर, तो इनिशियल स्टेज में उस पर्टिकुलर लोड को लेने के लिए सक्षम है हम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स की, क्योंकि रोड्स की जो विड्थ है और जिस तरह से 16,000 या 60,000 नए लोग आते हैं, तो 60,000 का मतलब करीब 80,000 व्हीकल यहाँ पर और दूसरा रन करेगा। 80,000 व्हीकल को लेने के लिए क्रॉसिंग्स के ऊपर जो अभी से इतने रेड लाइट्स पे जाम वगैरह लगे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। NH24 को हालांकि सरकार 8 लेन्स में कन्वर्ट करने का काम शुरू करने की बात कर रही है, लेकिन जितना समय उसको बनाने में लगेगा और इन सब चीजों को देखते हुए जो पास्ट का रिकॉर्ड रहा है, तो इसमें आगे आने वाले 2-3 साल काफी मुश्किल के हो सकते हैं। लेकिन इसका बड़ा सिंपल सा सजेशन रह सकता है कि जितने क्रॉसिंग्स हैं, अगर वहां पर फ्लाईओवर या अंडरपास का पहले से प्रावधान रहे, ताकि बिल्कुल रेड लाइट फ्री अगर हम रोड्स बना पाते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली हमें बहुत फायदा मिलेगा और कम्यूटर्स को और लोगों को वहां पर आराम रहेगा। जी, प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है इसके लिए। हालांकि नोएडा में ट्रैफिक की सिचुएशन भी कुछ ऐसी रहती है कि कई लोग फॉलो भी नहीं करते, लाइट्स हो ना हो, ये भी एक अलग मसला रहता है। लेकिन खैर विवेक, आपसे थोड़ा एक अलग मुद्दे पर भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। आपकी परेशानी अलग ही है, आपको शायद सड़कों से फर्क ना पड़े और सीवर का भी आपको चिंता ना हो, क्योंकि आपको तो मकान ही नहीं मिला है। बिल्कुल सही अंजलि, दो साल हो गए हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं, अपना पोजीशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है। कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अगला साल भी मुश्किल लगता है कि हमें फ्लैट मिलेगा। तो ये क्या परेशानी आप देखते हैं कि नोएडा के अक्सर जो लोग हैं वहां आपके आसपास के प्रोजेक्ट्स में भी जिन्होंने मकान लिए हुए हैं, क्या ये एक आम सी परेशानी आप देख रहे हैं? आई थिंक ये तो अगर आप आज का ट्रेंड देखें, कंज्यूमर एक रेडी टू मूव इन फ्लैट मांग रहा है, क्योंकि एक भरोसा जो एक बिल्डर के ऊपर है वो बिल्कुल नहीं है। ये एक अज्यूम किया जाता है कि अगर आप एक घर लेंगे तो जो डेट आपको दी जाएगी उससे एटलीस्ट 2-3 साल का डिले तो होगा। कुछ बिल्डर 5-6 साल की बात करते हैं अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए, तो ये एक सिस्टम के अंदर एक ऐसी कमी है जो है इस टाइम। फिलहाल आपकी साइट जो है वहां आपने जाके 1-2 बार विजिट तो किया होगा, देखा होगा, तो आपके इलाके की स्थिति कैसी है अगर हम यही बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो? आई थिंक जहां तक सुविधा की बात है, अगर आप नोएडा का शुरू से डेवलपमेंट देखेंगे तो वहां पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अच्छे डेवलप हुए थे शुरू में। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नोएडा एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन क्वेश्चन ये कि स्ट्रेस पॉइंट कहां से आ सकते हैं। आलोक जी ने ये मुद्दा उठाया है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग अंदर आएंगे, आपको उन एरियाज के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम नजर आएगी जो अभी तक डेवलप नहीं है। एक वो, दूसरा जो आप इशू कह रहे थे विच इज द मैनेजमेंट इशू। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी भी कर देंगे, अगर लोग उसको मानेंगे नहीं, अगर लोकल मैनेजमेंट उसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट या फिर लोकल मैनेजमेंट उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो लगता नहीं है कि वो एक सोल्यूशन है। तो एक थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा जो इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सके। तिवारी साहब, जब कोई नया शहर बसता है या कोई ऐसा इलाका बसता है जहां पर नई आबादी आके रहती है, तो सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे जो बड़ी चुनौतियां होती हैं वो क्या रहती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और जो लोग वहां आकर रह रहे हैं उनके लिए भी? और अगर उन्हें देखें तो क्या नोएडा इनको पार करने के लिए तैयार है? सबसे बड़ी जो चुनौती मैं समझता हूं वो लॉ एंड ऑर्डर की होती है और सुरक्षा व्यवस्था की रहती है। बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में वहां पर उतनी पुलिस व्यवस्था नहीं होती है और शुरू में चूंकि कम बसावट होती है जगहों पर, तो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम करते हैं अपने सोसाइटी के अंदर वो रात को कई बार नाकाफी नजर आते हैं। तो एक सबसे पहला मुद्दा तो ये आता है। और दूसरा मुद्दा इसके अंदर आता है कि जो हम सीवर वगैरह और पानी वगैरह के जो लाइंस उस समय तक चली हुई नहीं होती हैं, सीवर के कनेक्शंस मिले हुए होते हैं लेकिन लाइंस आगे जाम होती हैं, उसको क्लियर नहीं किया हुआ होता है। जो नई सोसाइटी, नई एरियाज डेवलप होते हैं तो उसमें कम से कम 6 महीने, साल, 2 साल तक भी लग जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को उसको हैंडल करने के लिए। जहां तक ट्रैफिक की बात है, ट्रैफिक के सिग्नल्स भी इस बात को नहीं समझ पा रहे होते हैं कि इसको किस साइकिल पे रखा जाए कि ट्रैफिक स्मूथली चल पाए। और जहां तक सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक का फॉलो रूल्स नहीं करना। जो ट्रैक्टर जा रहा है तो ट्रैक्टर रुकता नहीं, चलता चला जाता है।
इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी आपने लेट डिलीवरी की बात की है, तो मैं अपने जेएम हाउसिंग को कहना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेंट्री ऐसी चाहते हैं जहां पर कि बिल्कुल आपको रेडी टू मूव चाहिए, तो हमारा जेएम अरोमा 200 इन्वेंट्री आज भी क्लियर है उसके अंदर, और हमने अपने टाइम से पोजीशन दिए हैं सारे, और हमें प्राउड है इस बात को कहने के लिए, और आगे के प्रोजेक्ट्स भी हम टाइम से दे रहे हैं। और लेकिन हम जब टाइम से देते हैं तो हमें इस बात का इसीलिए सबकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मुझे मालूम है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का जैसे एक पर्पस है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी सब स्टेशन बने, फीडर्स बने हैं, अगर उनमें प्रॉपर कैपेसिटी है, अभी चूंकि वहां पर लोग कम आए हैं, तो हो सकता है कि आज वहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब 60,000 यूनिट्स वहां आ जाएंगी तो क्या उसके बाद भी इसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएगा, इतनी सप्लाई दे पाएगा जिसके अंदर की पावर बैकअप्स का जरूरत नहीं होगी? तो एक चैलेंजिंग मार्क तो कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी के सामने आ ही जाता है जब इतने लोगों को हैंडिंग ओवर करते हैं एक साथ। विवेक, इस वक्त भी आप शायद नोएडा में ही रह रहे हैं, तो इस वक्त आप नोएडा को लिवेबिलिटी स्केल पे किस तरह से आंकते हैं, और क्या खामियां देखते हैं और क्या पॉजिटिव्स देखते हैं? पॉजिटिव्स काफी हैं। अगर आप गुड़गांव से कंपेयर करें, नोएडा दिल्ली के बहुत पास है। अगर आपको ऑप्शंस चाहिए, अगर नोएडा में इतने ऑप्शंस नहीं हैं, आप साउथ एक्स जा सकते हैं, आप सीपी जा सकते हैं। आई थिंक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, इट्स वेल लेट। अगर आप कनेक्टिविटी देखी जाए, अगर आपके पास में अपना व्हीकल है तो काफी अच्छा है। सेंट्रल मार्केट्स अच्छी डेवलप्ड हो रखी हैं। आप अट्टा लीजिए, आप सेक्टर 50 लीजिए, ये सारी अच्छी मार्केट्स हैं। अगर आपके पास में अपना व्हीकल नहीं है या फिर डिपेंडेंसी है, तो कनेक्टिविटी का बहुत इश्यू है। अभी भी आपको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर जाना है तो आप कैसे जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। अगर आप रात को ट्रैवल करते हैं तो आप फैमिली के साथ थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपको आसपास एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी दिखते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये श्योरिटी नहीं है। तो ये एक दो इश्यूज बहुत बड़े हैं। बाकी ट्रैफिक की प्रॉब्लम नोएडा की वेल नोन है। कोई नोएडा में आता है तो पहली बार वो सरप्राइज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि लोग जो है हर डायरेक्शन में जाते हैं यहाँ पे, तो वो एक इश्यू है। अगर थोड़ा सा भी क्लॉगिंग हो तो आप कंपेयर टू अदर पार्ट्स एनसीआर के, आप 1-2 घंटा ज्यादा आप ऐड करके चलिए। तिवारी साहब, एक चीज और हमने देखी है, वो है कि नोएडा में एक बड़े ही अलग तरीके से विकास होता है। सडनली हम देखते हैं स्पर्ट होता है, विकास होता है, फिर राज्य में सरकार बदलती है तो फिर रुक जाता है, फिर होता है, नहीं होता है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत उस पर असर डालती है कि किस तरह का विकास हो रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत रहती है? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तो पूरे देश में, सब जगह, पूरे वर्ल्ड में जरूरत होती है किसी भी कंट्री को राइज करने के लिए, क्योंकि जो नई सरकार आती है उसको 6 महीने सिर्फ इसको ग्रेस्प करने में लग जाते हैं कि हमें कहां पर क्या एक्टिविटी करनी है या क्या प्लानिंग्स करनी है। और एक चीज ये भी देखी जाती है कि दूसरे ने अगर कोई पुल बनाना शुरू किया तो उसको बीच में ही रोक देंगे। जी, मैं शायद इस बात को इतना ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि कारण ये होता है कि उसके कंप्लीशन का जो उद्घाटन का जो क्रेडिट है वो जो सरकार वहां बैठी होती है वो ले लेती है, तो उसका इतना नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये बात जरूर है कि जो उनकी दी हुई दूसरी जो सोशल विकास की दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड योजनाएं होती हैं, और उसमें उसे लगता है कि 90% कंप्लीट हो चुकी है या उसमें कुछ हमें ज्यादा क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, तो वहां पर वो स्लो डाउन जरूर हो जाते हैं उनमें। तो ऐसा लगता है कि इसका असर होता है, हर एक राज्य में होता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी होता है। लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी 3 साल सरकार को हो चुके हैं, तो वो इशू आज की डेट में नहीं है। तो आज तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो जिस तर्ज पे होना चाहिए वो उस तर्ज पे अगर होता है, क्योंकि जैसे मेट्रो का जो करंट फेज है 5 नंबर फेज ये चल रहा है, अगर ये फेज कंप्लीट हो जाता है तो इस कंप्लीट होने के बाद में 2-2.5 साल के बाद में जो सेक्टर 71, 75, 76, 78 और आगे तक 150 तक हम चले जाते हैं, तो एक अच्छा हमारे को नेटवर्क मिल जाता है। मेट्रो कनेक्टिविटी जो अभी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि वो प्रॉब्लम है वहां पर, जैसे अपना व्हीकल नहीं है, तो डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। जी बिल्कुल। तो नोएडा तैयार है अब लोगों के आने के लिए, और उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ कोशिशें वहां पर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसी भी की जाएंगी कि जो लोग नए आए उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।